In this lecture, I am going to tell you the more interesting form of previous exam. जो पिछले लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था हेलिकल पाथ वाला, उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, देखेंगे आप। इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो लिया था पिछली बार और वेलोसिटी जो दो डायरेक्शन में मैंने ली थी वो भी लिया हुआ है दो डायरेक्शन में। तो मतलब आप देखेंगे 3 क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया। दूसरा क्वेश्चन पहले से रिलेटेड था, मतलब पहले वाला जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था उसका 50% दूसरे वाले क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ। मतलब दूसरा क्वेश्चन पहले से रिलेटेड था और ये तीसरा क्वेश्चन पहले से रिलेटेड होगा, दूसरे से रिलेटेड होगा। समझे ना, ये आप फील करेंगे। याद करो कि जो हेलिकल पाथ वाला क्वेश्चन था मैंने उसको आपको बोला था कि आप एक्स एक्सिस से देखोगे तो आपको सिर्फ सर्कल नजर आएगा। समझे ना, सिर्फ सर्कल नजर आएगा। तो एक्स एक्सिस से देखने पर जो आपको सर्कुलर मोशन नजर आ रहा है वो सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली एग्जांपल फर्स्ट में कंप्लीट सर्कुलर मोशन था। समझे, दूसरे क्वेश्चन में जो हेलिकल पाथ आया था दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड द ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसमें जो सर्कुलर मोशन का जो फिनोमिना था वो कंप्लीटली एग्जांपल 1 में जो सर्कुलर मोशन था एकदम सेम था। बस उसमें क्या इंक्लूड हुआ, क्या एक चीज नहीं आई कि ट्रांसलेटरी मोशन भी उसमें जेड डायरेक्शन में आ गया था। अब मैंने उसी टाइप की एक नई प्रॉब्लम यहां बनाने की कोशिश की है। सेम सेकंड एग्जांपल वाली प्रॉब्लम है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में और इंक्लूड मैंने कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में, और जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट है उसके, नेगेटिव जेड और एक्स में, नेगेटिव जेड और एक्स में। ध्यान से सुनेंगे, नेगेटिव जेड में u नॉट और x में v नॉट। अब दो कंपोनेंट यदि होते हैं तो उनके रिजल्टेंट पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स मत देखना, उनके कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स देखना। एक कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में लेना और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेना। तो यहां तो पहले से ही मैंने आपको कंपोनेंट करके दिए हैं, पहले से ही। अगर नहीं दिए होते, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी दी होती, तो आप क्या करोगे, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में लोगे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लोगे। तो जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है जो कंपोनेंट, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, और जो परपेंडिकुलर है उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्लियर। अब मैं फर्स्ट फिंगर इस यू नोट की डायरेक्शन में यानी अंदर की ओर, सेकंड फिंगर बी की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नीचे, फोर्स लगेगा नीचे। इसका मतलब यू नोट पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इस प्रकार से लगाएगा कि यू नोट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। यू नोट पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस में लगेगा और एक्स एक्सिस में लगेगा तो वो यू नोट के तो परपेंडिकुलर है, वी नोट की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वी नोट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यू नोट पे कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यू नोट के परपेंडिकुलर है तो यू नोट को चेंज नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे ना, किसको चेंज करेगा, जो उसकी डायरेक्शन में है, वी नोट को। वी नोट की वैल्यू बढ़ाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, m, +q। फोर्स किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा, इसका मतलब वो वी नोट की वैल्यू को बढ़ाओगे t बराबर 0 से। जो ये यू नोट है, यू नोट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये कि यहां आपको दो टाइप की वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, एक सर्कुलर मोशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड वाज इज ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Translatory motion with varying velocity, increasing velocity. In previous question, there was the translatory motion with constant velocity. Uniform translatory motion. ये translatory motion यहाँ इस केस में यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सीलरेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। देखो, पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में सोचते हैं। सर्कुलर मोशन मैंने देखा कि फोर्स नीचे आ रहा है, फोर्स नीचे आ रहा है, वेलोसिटी अंदर है, फोर्स नीचे। इसका मतलब सर्कल कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब होगा, पार्टिकल अंदर जाएगा बाहर आएगा, यानी आधा मोशन, सर्कल का आधा मोशन इस प्लेस के अंदर है और सर्कल का आधा मोशन इस प्लेन के अंदर है।
आप यदि इस प्लेन को इधर से देखोगे ऐसे, तो आपको पूरा सर्किल नजर आएगा, आधा सर्किल अंदर और आधा सर्किल बाहर। ये एकदम सेंटर में नजर आएगा सर्किल के, ये प्लेन। ध्यान से सोचो, ये पार्टिकल पीछे जा रहा है इस प्लेन के पीछे, तो पीछे आधा सर्किल और फिर इस प्लेन से बाहर निकलेगा, फिर आधा सर्किल और कुछ आगे भी चलेगा इतनी देर में। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से एक्स एक्सिस में आगे ट्रेवल करता जाएगा। तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, समझे, टॉप पॉइंट है ये टॉप पॉइंट रहेगा, याद रखना। इधर से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये टॉप पॉइंट है, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा ऐसे। क्लियर? तो मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहता हूं इसके पाथ को, तो वो पाथ कुछ इस प्रकार से आएगा। टॉप पॉइंट है तो मुझे थोड़ा सा वो भी ध्यान देना चाहिए था कि ये टॉप पॉइंट पर टच करेगा कौन, एक्स एक्सिस। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान दे देते, अच्छे से बनाते हैं। अभी फिगर एकदम ऐसा बनना चाहिए जो आपकी इमेजिनेशन में है, समझे? आप जितना अच्छा इसको सोच पाओगे, इस तरीके का मोशन होगा। पार्टिकल यहां से चलेगा, कुछ देर के बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां। क्योंकि इस केस में वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में है v नोट, वो इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पिच कांस्टेंट नहीं होगी। पहले टाइम इंटरवल के दौरान पिच ये होगी, तो दूसरे टाइम इंटरवल के दौरान पिच ये होगी, और तीसरे टाइम इंटरवल के दौरान पिच और ज्यादा होगी। हर बार आप ये पाएंगे कि इस केस में पिच बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन है ना, समझे? तो पिच बढ़ती जाएगी। फिगर इस प्रकार से बनाएंगे कि आपको पिच इंक्रीजिंग दिखानी है। सेकंड पिच ये, थर्ड पिच ये, फर्स्ट पिच आएगी ये P1, P2, P3, P4, इंक्रीजिंग पिच। इस केस में भी आप ये बोलोगे कि यदि आप इधर से देखते हो तो जो सर्कुलर मोशन नजर आएगा वो सर्कुलर मोशन कंप्लीटली मैग्नेटिक फिनोमिना से आएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स से आएगा। तो यहां भी रेडियस जो आएगी वो mv/qb आएगी, और जो टाइम पीरियड आएगा सर्कुलर मोशन के लिए 2πm/qb आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर्कुलर पैरामीटर्स पे, यानी रेडियस पर और टाइम पीरियड पर, क्योंकि रेडियस और टाइम पीरियड किसकी वजह से आते हैं? मैग्नेटिक फिनोमिना की वजह से आते हैं। तो जब मैं रेडियस और टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में ही सोचूंगा सिर्फ। क्या लिखूंगा? QVB बराबर mv²/r, टोटल सर्कमफेरेंस अपॉन टोटल टाइम पीरियड बराबर टोटल सर्कमफेरेंस यानी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर स्पीड आएगा। कौन सी? सर्कुलर वाली स्पीड, जो कि चेंज नहीं हो रही है। सर्कल में होने वाली स्पीड जो सर्कल डिस्क्राइब कर रही है वो चेंज नहीं हो रही है, उसे चेंज कर ही नहीं सकता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। अब यहां फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पिच P1 कितनी है? तो P1 आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? P1 इनिशियल वेलोसिटी यहां v नोट है, एक्सेलरेशन कितना है? QE/m, टाइम कितना है? इनिशियल टाइम 2πm/qb, पहला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा P1। इसी तरीके से P2 बता दोगे आप, यहां की वेलोसिटी निकाल दो, v² = u² + 2as, तो ये P2 आ जाएगा। क्लियर? मतलब अलग अलग टाइम स्पेन आपके पास है, ये टाइम स्पेन 2πm/qb, ये टाइम स्पेन 2πm/qb, ये टाइम स्पेन 2πm/qb, ये सब सेम है, टाइम इंटरवल सेम आएगा, सेम टाइम इंटरवल है, ये भी और ये भी। लेकिन आप ये पाएंगे कि यहां इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, यहां इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, यहां इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी। तो s बराबर ut + ½ at² में इनिशियल वेलोसिटी हर एक P1, P2, P3 के लिए अलग अलग आएगी, इसलिए मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां जो पूछा जाएगा आपसे फिर से वही सेम क्वेश्चन कि पोजीशन बताओ कब P बराबर πm/qb, इस पर पोजीशन बताओ क्या आएगा, यानी 1/4 टाइम पीरियड बीतने के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। सोचो जरा, पार्टिकल यदि यहां से चलना स्टार्ट करता है तो 1/4 टाइम पीरियड के बाद वो यहां आएगा, 1/4 1/4 1/4 कंप्लीट, समझे?
1/4, 1/2, 3t/4 t। ये 1/4 पोर्शन है, फिर ये 1/4 पोर्शन, फिर ये 1/4 पोर्शन, फिर ये 1/4 पोर्शन। तो इसका मतलब पार्टिकल यहां होगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो सर्कल है, ये 3D पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर है, इस लाइन से नीचे है। इस पॉइंट के कितने अंदर? आर अंदर, आर रेडियस, क्योंकि आधा सर्कल अंदर है, आधा सर्कल बाहर है, और कुछ आगे आया। एक कंप्लीट रोटेशन में कुछ आगे आएगा, पिच p1 जितना। तो अगर मैं 1/4 समय की बात करता हूं तो पार्टिकल स्टॉप पॉइंट से आगे अंदर जाएगा, कितना? आर अंदर जाएगा, क्लियर। और नीचे कितना जाएगा? आर नीचे जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप? अंदर कितना यानी जेड, यानी -z में आर, y में -r, और x एक्सिस में आएगा, x एक्सिस में जो आएगा वो आएगा इनिशियल वेलोसिटी v0 इनटू टाइम। टाइम कितना है? t/4 प्लस at QE/m 2 t²/16। ये आएगा x कोऑर्डिनेट, कोमा -r कोमा -r। समझे मेरी बात? क्योंकि ये कुछ आगे भी आएगा। आगे कितना आएगा? इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो v0 और टाइम कितना बोला मैंने? t/4, तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो ये आएगा x एक्सिस में कितना आगे चलेगा। अब ये पीछे जाएगा, यानी z में पीछे, तो z में पीछे तो -r, और ये नीचे भी आएगा, यानी y में नीचे, तो -r। आंसर आप बता सकते हो यहां से। v0 t कितना आएगा? 2πm/QB 4 प्लस t² q इंटू E/32m t² यानी 4π²m² q²b², x कोऑर्डिनेट, कोमा -mv/QB, कोमा -mv/QB। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो, क्लियर। अब यदि आपसे पूछा जाए आर टी πm/QB, यानी t/2 समय की पोजीशन आपसे पूछा जाए, क्या आएगी? तो कोऑर्डिनेट कैसे दोगे? यहां से t/2 के बाद वो यहां जाएगा, और यहां आने का मतलब क्या है कि वो जितना पीछे गया था उतना नीचे आ चुका है, यानी जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये जेड डायरेक्शन है ना आपकी ओर, इस प्लेन से ये बाहर की ओर निकल रहा है, समझना, ये जेड डायरेक्शन है और ये ओरिजिन है। तो इस प्लेन के अंदर जितना गया था वो उतना ही इस प्लेन के पास आ जाएगा। अंदर गया आर, फिर से आर, यानी इस प्लेन से पीछे जाके दोबारा इसी प्लेन पे आ चुका है वो, यानी जेड डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। एक्स में और वाई में आएगा। वाई में कितना आएगा? -2r, पूरा डायमीटर नीचे है। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स में, पहले तो मैं एक्स में लिखूंगा। एक्स में क्या लिखूंगा? v0 समय कितना आया? t/4 है ना, तो 4 में यहां लिख चुका हूं। यहां आएगा, मैं डायरेक्ट समय ही लिख देता हूं, ये m/QB प्लस हाफ a कितना है? QE/m इंटू t² m² π²/Q²b²। तो ये तो आएगा x कोऑर्डिनेट, कोमा y कोऑर्डिनेट -2mv/QB 2r, ये 2r लिखा हुआ है, z कोऑर्डिनेट 0। समझे? तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का भी, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने IIT JEE में भी प्रीवियस ईयर्स में फेस किया था। IIT JEE मैंने नाम लिया तो ये मत सोचना कि बायोलॉजी वालों के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। बायोलॉजी वाले लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझे। आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, सोचने का तरीका बढ़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए सभी लोग, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस पिछले डेटा में। वेलोसिटी सेम वही, मैग्नेटिक फील्ड सेम वही, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नेगेटिव कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में पीछे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार E0। मैग्नेटिक फील्ड इधर है B0,
वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जेड के निगेटिव डायरेक्शन में है यू नॉट, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में है वी नॉट। ये डेटा आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन बी नॉट, ई नॉट, वी नॉट, यू नॉट सो दैट पार्टिकल विल go through its initial position after some time। पार्टिकल जिस पोजीशन से फेंका गया था कुछ देर के बाद उसी पॉइंट से यदि गुजरता है तो बी नोट, ई नोट, वी नोट, यू नोट में क्या रिलेशन आएगा, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर? थोड़ा सा हिंट देता हूं, जूम पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। समझे ना, जो अपना जूम सेशन होता है उस पर आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका अभी होमवर्क रहेगा। एक हिंट देता हूं मैं आपको, पिछले क्वेश्चन में जो वेलोसिटी v नोट थी आगे की ओर, जो इंक्रीजिंग थी, बढ़ रही थी, अब वो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, घटेगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन पीछे आएगा। और एक्सेलरेशन यदि पीछे आ रहा है तो डेफिनेटली v नोट वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके जीरो होगी, और जीरो होने के बाद वो वापिस आएगी। यानी इस केस में पार्टिकल का मोशन पहले आगे की ओर होगा, हेलिकल पाथ। पहले वो पार्टिकल इधर आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फिर पीछे जाना स्टार्ट कर देगा, घूमता रहेगा। पार्टिकल यहां से घूमते हुए आगे आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर पीछे जाना स्टार्ट कर देगा। तो जब वो पीछे जा रहा होगा तो वो उसी पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट से उसको फेंका गया था। इसके लिए कंडीशन क्या होगी इन चारों चीजों में, वी नोट, ए नोट, बी नोट और ई नोट में? ये मेरा क्वेश्चन है, समझे? ये आप बताएंगे।